आप देख रहे हैं तक्षशिला चैनल। आत्मवत् सर्वभूतेषु। राजस्थान स्टेट ओपन कक्षा 10 भारतीय संस्कृति और विरासत भाग 3। प्रिय विद्यार्थियों, हमने एक पेपर का 2 भाग तो देख ही लिए हैं। अब हम तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। तो एक भाग में हमने 25 प्रश्न तक 2 भागों में कर लिया है। अब हम 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है, हड़प्पा के अवशेषों का मुख्य लक्षण लिखिए। हड़प्पा जो प्राचीन सभ्यता है, उनके अवशेषों के मुख्य लक्षण लिखने हैं। वो कैसे हैं, क्या है, उसके बारे में हमको। हड़प्पाई संस्कृति कांस्य युगीन की संस्कृति थी, यानी युग थे। तो युग में काशी, सबसे पहले काशी का आविष्कार हुआ। तो हड़प्पा संस्कृति काशी युग की थी। सामान्यतः काशी तांबा में टिन मिला करके धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था। किंतु शिल्पकार प्रतिमाओं और बर्तनों के साथ साथ कई तरह के औजार और हथियार भी बनाते थे, जैसे कुल्हाड़ी, आरी, छुरा और बर्छा। हड़प्पाई शहरों में अनेक अन्य महत्वपूर्ण शिल्प भी थे। वस्त्रों की बुनाई के लिए कलियों का इस्तेमाल किया जाता था। बुनकर ऊनी और सूती वस्त्र बुनते थे। हड़प्पाई लोग नाव बनाने की कला में भी निपुण थे। कुम्हार के चाक द्वारा प्रचलन अत्यधिक था और हड़प्पाई लोगों को मृद भांडों की अपनी खास विशेषताएं थी। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। तो वो मिट्टी के बर्तन हड़प्पाई संस्कृति की विशेषता थी, महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये भांडों को चिकने और चमकीले बनाते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य की कांस्य मूर्ति हड़प्पाकालीन लोगों की शिल्प कला का सौंदर्यानुभूति का जीता जागता प्रमाण है। और भी हम देखते हैं तो हड़प्पा संस्कृति में उनके घरों की नालियाँ बहुत ही अच्छी थी, उनके स्नानघर बहुत ही अच्छे थे। और हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानेंगे तो वो ऐसे भी अवशेष मिले हैं जो एक यज्ञ कुंड भी उनका था। तो वहाँ ऐसा माना जाता है कि उनमें यज्ञ किया जाता होगा। एक पशुपति शिव की भी वहाँ मूर्ति मिली है। वहाँ नंदी बैल की भी मूर्ति मिली है। तो ऐसा हड़प्पा संस्कृति की कला की इस प्रकार की ये विशेषताएं रही है। हड़प्पा संस्कृति के लोग व्यापारी भी थे, तो उनके बड़े बड़े गोदाम भी मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति में खेतों की बुआई के भी अवशेष मिले हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति एक बहुत ही अच्छी और सभ्य संस्कृति थी। स्वच्छता की जो कहना चाहिए, स्वच्छता प्रिय संस्कृति थी। तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में इस प्रकार हम निबंध लिख सकते हैं। अब हम 27वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के इतिहास में अशोक का विशिष्ट स्थान है, कथन की व्याख्या कीजिए। यानी भारत के इतिहास में अशोक का महत्वपूर्ण स्थान है, विशिष्ट स्थान है। एक अशोक महान राजा हुआ था बहुत पुराने समय में, लगभग 2300 ईसा पूर्व। तो उनका विशिष्ट स्थान है इतिहास में। तो इसके बारे में हमको व्याख्या करनी है। प्रश्न नंबर 27। तो अशोक के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, तो भारत
में जो अशोक राजा हुआ था, तो अशोक ने अपनी प्रजा की नैतिक उत्थान हेतु जिन आचार विचारों को प्रस्तुत किया था उनके अभिलेखों में धम्म कहा जाता है। अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था, परंतु अपने प्रजा के नैतिक तथा आध्यात्मिक स्तर को उन्नत बनाने के लिए जिस धर्म पर जोर दिया और उसका प्रचार प्रसार किया, उनका अभिलेख में धम्म की संख्या दी जाती है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो अशोक के कलिंग युद्ध भी उनके जीवन में हुआ था, जो बहुत ऐतिहासिक युद्ध था। कलिंग युद्ध अशोक ने अपने शासन में 8वें वर्ष में किया था और विजय अर्जित की। इस युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए और 1.5 लाख पुरुषों को देश से निकाला गया। कलिंग युद्ध में अशोक की विजय हुई। कलिंग विजय अशोक के जीवन की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस युद्ध ने उनके विचार में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। इसके पश्चात उसने दिग्विजय के स्थान पर धर्म विजय के मार्ग को अपना लिया। उसके शिलालेखों में भी लिखा है, कलिंग की विजय के पश्चात देवनाम प्रिय धर्म प्रचार में लग गया। सबसे मुख्य विजय अस्त्र शस्त्रों की विजय नहीं, अपितु धर्म की विजय है। और अशोक के शासनकाल में कोई भी किसी भी धर्म मत पंथ को तो अपनी इच्छा के अनुसार मान सकता था। किसी भी प्रकार का प्रतिबंध अशोक के शासनकाल में नहीं था। शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन सभी ही अपनी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे और सभी का जो कहना चाहिए सभी की चरम सीमा पर थे, अर्थात सभी अपने विकास की ओर बढ़ रहे थे। शिक्षा की दृष्टि से समाज में बहुत ही अच्छा चल रहा था। कोई प्रकार का जाति पाति का भेदभाव नहीं था, वर्ण का कोई भेदभाव नहीं था। सभी स्वतंत्र रूप से शिक्षा ग्रहण करते थे। तो और इन्होंने कई प्रकार के सेवा कार्य किए, कई सड़कें बनाई, कई धर्मशालाएं बनाई और इस प्रकार किसी से कोई प्रकार का भय नहीं था, पूरी प्रजा निर्भय थी। तो ऐसा अशोक का जो सुशासन था। तो इस प्रकार ये अशोक के बारे में हम लिख सकते हैं। 28वां प्रश्न एक बार 27वां प्रश्न हो गया। 28वां प्रश्न में एक बार छोड़ते हैं। 29वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषताएं बताइए। भारतीय संस्कृति की तो अनेक विशेषताएं हैं और जो इस प्रकार है। भारत एक ऐसा विशाल देश है जो स्वयं में भौतिक और सामाजिक वातावरण की अनेक विविधता को समाये हुए है। अर्थात भारत बहुत बड़ा देश है, जिसमें बड़ा देश होने के कारण इसका भौगोलिक दृष्टि से भी भारत है भिन्न भिन्न है और भौगोलिक के साथ साथ सामाजिक और वातावरण की दृष्टि से भी भिन्न भिन्न है। कहीं बहुत ज़्यादा रेगिस्तान है, वहाँ गर्मी पड़ती है, तो कहीं चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बरसात होती है, तो कहीं सर्दी भी जम्मू कश्मीर में -40 डिग्री तक का तापमान भी रहता है। तो इतना जो है वातावरण का भी अंतर है भारत में, बहुत बड़ा होने के कारण। तो हम अपने आसपास विभिन्न भाषाओं में बात करने वाले विभिन्न धर्मों और रीति रिवाज को मानने वाले लोगों को हम देखते हैं। हम ये विविधता उनके खान पान तथा पहनावे में भी देख सकते हैं। इनके अतिरिक्त नृत्य तथा संगीत के क्षेत्र में भी हमारे देश में विविधताएं हैं, लेकिन इन सभी विविधताओं के साथ इन सब में एकात्मकता भी है जो इनको एक भाव से जोड़ने का काम करती है। अर्थात भारत के जो लोग हैं, इतनी विविधता होने के बाद में भी पंथ मत की विविधताएं हैं, खान पान की विविधताएं हैं, पहनावे की विविधताएं हैं, फिर भी इनके में एक विशेषता है, ये सभी एक हैं, आपस में झगड़ते नहीं हैं।
भारत में सदियों से लोगों का मेल मिलाप होता है। विभिन्न जातीय, नृतातीय यानी मिट्टीपथ पृष्ठभूमि वाला तथा विभिन्न धर्मों पर आस्था रखने वाले काफ़ी लोग यहाँ आकर बसे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय संस्कृति का विविध बहुआयामी चरित्र एक लंबी अवधि में दौरान सभी विविध संस्कृति के समूहों में संश्लेषण का ही देन है। भारतीय संस्कृति का यह विशिष्ट लक्षण और अनोखेपन भारतीयों के लिए अमूल्य धरोहर है। तो इस प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति विविध होते हुए भी एक है। हम सब एक हैं, आपस में झगड़ते नहीं हैं, लड़ते नहीं हैं, खून खराबा हमारे यहाँ नहीं होता है। इतना विशाल भारत होने के बावजूद भी हम सब एक हैं। भारतीय संस्कृति के विदेशों में प्रचार पर एक निबंध लिखिए। तो हमारी भारतीय संस्कृति में विदेशों में किस प्रकार प्रचार किया उसके बारे में 30वें प्रश्न में हमको लिखना है। हम प्रथम दृष्टि से देखते हैं कि सांस्कृतिक आदान प्रदान में यहाँ भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों की भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। तो इन्होंने बड़ी संख्या में विद्वानों और छात्रों को आकर्षित किया है। विदेश में से आने वाले विद्वान अक्सर नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में जाते थे। कहा जाता है कि यह विश्वविद्यालय 7 मंजिला था। इन विश्वविद्यालयों के शिक्षक और छात्र धर्म और विद्या के साथ साथ भारतीय संस्कृति को भी विदेशों में ले गए। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने भारत के उन सभी विश्वविद्यालयों का विस्तार से वर्णन किया है जिसमें वह गए अथवा जहाँ रहे हैं उन्होंने अध्ययन किया। उदाहरण के लिए इनमें से 2 विश्वविद्यालयों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। पूर्व में नालंदा और पश्चिम में वल्लभी। इसके साथ हमारे ऋषि मुनि साधु संत हमारे देश के व्यापारी भी विदेश में गए और उनके जो है विचारों से प्रभावित हो करके और विदेशी भी हमारे भारत में आए और हमारी संस्कृति का उन्होंने अंगीकृत किया, ग्रहण किया। और हम जो नहीं भी आए तो हमारे जो विदेशी व्यापारी वहाँ गए और उनको देख करके उनके अनुसार भी वहाँ हमारी भारत की संस्कृति का जो कहना चाहिए विस्तार हुआ। तो इस प्रकार विदेशों में हमारे धर्म प्रचार भी गए हैं। जैन मतावलंबी है वो भी अपने जैन मत को जो है प्रसारित करने के लिए गए हैं। तो बौद्ध भी गए हैं चीन, जावा, सुमात्रा, ब्रह्मा और श्रीलंका और भी अनेक देशों में बौद्ध सबसे अधिक भी गए हैं और भी जैन भी गए हैं, बौद्ध भी गए हैं, शैव भी गए हैं, वैष्णव भी गए हैं। ऐसे हमारे देश की संस्कृति संपूर्ण विश्व में फली फूली और विश्व की सेवा की। इस प्रकार हम भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार के बारे में निबंध लिख सकते हैं। कुछ हम अतिरिक्त प्रश्न देखते हैं। तो देखिए सूर्य सिद्धांत क्या है। तो सूर्य सिद्धांत एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। वराहमिहिर जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे कि वृंत संहिता की नक्षत्र विज्ञान के क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण कृति है। उसका निरीक्षण कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। बाद में प्रसिद्ध हुआ कि इसी के आधार पर अन्य खोजें भी आधारित थी। इस शास्त्र और नक्षत्र विज्ञान के काल और सृष्टि विज्ञान में अध्ययन के साथ पैदा की नक्षत्र विज्ञान
में गणित शास्त्र भविष्य के शोध के आधार बने। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सूर्य सिद्धांत एक महान वैज्ञानिक थे, खगोल वैज्ञानिक वराहमिहिर। उनकी एक बृहद संहिता नाम की पुस्तक है और उसमें सूर्य सिद्धांत है वो ऐसा है जिससे ये खगोल के शास्त्र के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न और है, निम्न में किन्हीं एक पर टिप्पणी लिखिए। तो दो हैं इसमें महापुरुष, एक भगवान महावीर हैं, एक भगवान गौतम है। तो सबसे पहले भगवान महावीर पर टिप्पणी हम लिखते हैं। महावीर भगवान है वो एक जैन दर्शन से संबंध रखने वाले हैं और हम तो ये आत्मा के अस्तित्व को मानता है और ये अस्तित्व दर्शनों के समान ही मानते हैं। दर्शन जो हमारे षड्दर्शन जो दर्शन हैं दर्शनों के समान ही मानते हैं। दुख वैचारिक नियंत्रण द्वारा ही उचित ज्ञान एवं उचित सृष्टि द्वारा उचित आचरण द्वारा दूर किया जा सकता है, जो दर्शन में भी है। जैन दर्शन के पहले प्रवर्तक तीर्थंकर ऋषभ देव के साथ अजितनाथ अरिष्टनेमी का भी नाम बताया गया है। जैन दर्शनों की संख्या जैन तीर्थंकरों की संख्या 24 है। वास्तव में जैन दर्शनों की स्थापना की है। पहले तीर्थंकर जिन्होंने जैन दर्शन का स्रोत का अनुभव किया आदिनाथ है। 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर थे। उन्होंने जैन धर्म को गति दी। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया था और सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या का जीवन बिताया। ये ब्रह्मचर्य के अखंड विश्वासी थे। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध के बारे में हमने जाना। अब इसी प्रकार गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध तो बौद्ध दर्शन की नींव गौतम बुद्ध ने रखी थी, यानी बौद्ध दर्शन की स्थापना गौतम बुद्ध ने ही की थी। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की पहाड़ियों के पास कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी गांव में हुआ। नेपाल देश है, उनके पास में पहाड़ियां हैं और उनके पास में कपिलवस्तु कोई बहुत बड़ा शहर है, उनके पास में छोटा सा गांव है लुम्बिनी में आपका जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब वे कुछ दिन के ही थे उनकी माता भामा देवी का निधन हो गया था। बचपन में ही उन्होंने ध्यान करना रुचि लग गया। उनका विवाह मात्र 16 वर्ष की उम्र में कर दिया गया। सुंदर कन्या यशोधरा से इनका विवाह हुआ। विवाह के 1 वर्ष पश्चात उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनके पुत्र का नाम राहुल रखा गया। किंतु वैवाहिक जीवन त्याग कर 29 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े। उन्होंने 6 वर्ष तक साधना की। तत्पश्चात उन्होंने बिहार में बोध गया के समीप पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी समय वह महात्मा बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने महान सत्य और मुक्ति मार्ग के प्रचार के लिए बहुत बड़ी तपस्या की। 80 वर्ष की आयु में वह निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार ये गौतम बुद्ध के बारे में मैंने जाना। तो इनकी टिप्पणी हमारे परीक्षा में आ सकती है। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय।